फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ अरुण पटेल और स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ALD स्टडी पर। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो कर रहे होंगे पढ़ाई लिखाई। सबसे पहले हम लोग कल एक छोटी सी सिल्ली मिस्टेक हो गई थी, उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। कल हमने आप लोगों को स्टार्टिंग ऑफ लेक्चर में बताया था, जब हम लोग वर्ण विक्षेपण पढ़ रहे थे, सिर्फ उल्टा क्या हुआ कि आवृत्ति को तरंग दैर्घ्य बोल दिए और तरंग दैर्घ्य को आवृत्ति बोल दिए। क्या बोले कि जो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य होती है, लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है। और क्या बोल दिया कल कि जो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य होती है वो सबसे कम होती है। इसीलिए वो एक मिस्टेक हो गई थी, उसको करेक्ट करना बहुत जरूरी था। यानी विबग्योर में अगर तुम लोग देखोगे, विबग्योर में तो जो रेड रंग की तरंग दैर्घ्य है वो सबसे ज्यादा है, यानी लैम्डा। हम लोग म्यू की बात नहीं कर रहे हैं। उसके बाद ऑरेंज उससे कम, येलो उससे कम, ग्रीन उससे कम, ब्लू उससे कम, इंडिगो उससे कम, वायलेट। ठीक है, तो क्लियर है बात। अब हम लोग एक चीज देखना है आज, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखना है कि कैसे हमारा जो आसमान होता है वो नीला दिखाई देता है। वाई इज माई स्काई इज ब्लू, ऐसे बोलते हैं ना लोग। तो इसी तरह हम लोग आज जानेंगे कि हमारा जो आसमान है वो कैसे नीला दिखाई देता है। और सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हमारा इंद्रधनुष कैसे बनता है, इंद्रधनुष क्यों बनता है। इंद्रधनुष में प्रकाश की जो घटनाएं होती हैं, 3 एक साथ घटनाएं होती हैं। सबसे पहले तो कल हम लोगों ने वर्ण विक्षेपण पढ़ा, यानी विक्षेपण को बोलते हैं, प्रक्षेपण भी बोल सकते हैं, यानी जहां पे सफेद रंग का प्रकाश 7 अलग अलग रंगों में क्या हो रहा हो, बढ़ रहा हो। दूसरी हमारी जो प्रकाश की घटना लगेगी वो अपवर्तन तो लगेगी ही लगेगी, और तीसरी लगेगी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 3 घटनाएं होकर के हमारा क्या बनेगा, इंद्रधनुष बनेगा। तो बनाते हैं इंद्रधनुष। कैसे बनता है, जब आसमान के किसी एक कोने में सूर्य चमक रहा है, क्या चमक रहा है, सूर्य, और किसी आसमान के दूसरे, इसके सूर्य के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आसमान के एक भाग की तरफ क्या है, सूर्य चमक रहा है, और दूसरे भाग की तरफ क्या है, बारिश हो रही है। तो हमें क्या बनेगा, इंद्रधनुष बनेगा। पहली कंडीशन ही यही है। तो क्या होगा, मान लो कि ये क्या है, कोई पानी की बूंद है, इतनी बड़ी होती है। सर अब पढ़ने के लिए तो हम लोगों को समझना ही पड़ेगा। कोई प्रकाश की किरण उसमें इस प्रकार क्या की, प्रवेश की। इसको ऐसे अविलंब खींच लो, क्या खींच लो, अविलंब। जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन में, क्योंकि वायु में है, वायु से पानी की बूंद में जब प्रवेश करेगी तो इस प्रकार क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। अब क्या होगा, इस पृष्ठ पे होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और ऐसे आ जाएगी। और जब कोई प्रकाश की किरण क्या होती है, सघन माध्यम से विरल में आती है, तो क्या होती है, अविलंब से दूर हटती है, ऐसे हट जाती है। लेकिन यहाँ पे इसका वर्ण विक्षेपण भी हो जाएगा इस प्रकार। अब यहाँ से बहुत सारी 7 रंग की प्रकाश की किरणें निकलेंगी, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये जो होगी हमारी वो वायलेट होगी। कैसी होगी, वायलेट। और ये जो तरंग दैर्घ्य होगी वो कैसी होगी, रेड होगी। ठीक है, अब क्लियर है बात, किस प्रकार से हमारा इंद्रधनुष बनेगा। जब कोई प्रकाश ऐसे आ रहा होगा, क्या होगा, यहाँ पे अपवर्तन हुआ, यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ, यहाँ पे वर्ण विक्षेपण हो गया, और हमारा इंद्रधनुष बनेगा। जब 7 रंगों में प्रकाश फैल गया तो ये प्रकाश क्या हो गया, ऐसे ऐसे फैल के बहुत सारी बूंदों में हो गया जब अपवर्तन, तो हमें इंद्रधनुष बना हुआ दिखाई देने लगेगा। कभी भी ऐसा तो होता नहीं कि इंद्रधनुष पूरा ही ऐसा दिखाई दे, नहीं, जहां पे भी कलर दिखने लग जाए वहीं पे हम लोग मान लेंगे कि इंद्रधनुष बन गया है। अब देखो क्या लिखना है, इंद्रधनुष का हेडिंग है हम लोगों की इंद्रधनुष का बनना। इंद्रधनुष का बनना क्या लिखोगे, इंद्रधनुष प्रकाश की 3 घटनाओं के ऊपर आधारित है। इंद्रधनुष प्रकाश की 3 घटनाओं पर आधारित है। कौन कौन सी 3, सबसे पहली अपवर्तन, दूसरी पूर्ण आंतरिक परावर्तन,
अपवर्तन। और तीसरी क्या है? तीसरी है वर्ण विक्षेपण यानी विक्षेपण। एक बात समझो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? तुम लोगों ने समझा था कि जब कोई प्रकाश किरण सघन से किस में जाए? विरल में जाए, लेकिन जो आपतन कोण का मान है वो क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाए तो क्या हो जाएगा? यहां पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दूसरी चीज हमें लिखनी है कंडीशन। क्या लिखनी है? कंडीशन। किस चीज की कंडीशन? इंद्रधनुष बनने की कंडीशन। सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि हमारे आकाश में एक भाग की तरफ क्या होनी चाहिए? सूरज होना चाहिए, और दूसरी भाग की तरफ बारिश। बीच में ड्यूरेशन में कहीं पर भी बारिश ना हो। अगर बीच में भी कहीं बारिश हो रही है तो प्रकाश को वो क्या करेगा? अवरोध पैदा करेगा, और फिर इंद्रधनुष तुम्हारा नहीं बनेगा। एक तरफ क्या हो रहा हो? सूर्य चमक रहा हो, दूसरी तरफ बारिश हो रही हो, इसी कंडीशन में क्या बनना है? इंद्रधनुष बनना है। तो क्या लिखोगे? आसमान में यानी आकाश में, आकाश में एक भाग की तरफ, एक भाग की तरफ सूर्य निकला हो, सूर्य निकला हो, तथा उसके विपरीत भाग की तरफ, विपरीत भाग की तरफ बारिश हो रही हो। क्या हो रही हो? बारिश हो रही हो। ये वाला डायग्राम बना लेना, और हम लोग ऊपर लिखते हैं दूसरी कंडीशन। ठीक है, इसको रफ करके। दूसरी कंडीशन क्या है कि तुम जब इंद्रधनुष को देख रहे हो तो तुम्हारी आंखों की तरफ इंद्रधनुष हो, और सूर्य कहाँ हो? तुम्हारी पीठ की तरफ हो। तो दूसरी कंडीशन भी यही है। दूसरी कंडीशन क्या है? आंख के सामने, आंख के सामने बारिश हो रही हो, बारिश हो रही हो। अब तुम्हें ऐसा तो है नहीं कि बारिश दिख रही हो, क्योंकि इंद्रधनुष बहुत दूर बनता है, लेकिन सामने होगा। वो क्या होगा? चेहरे के सामने बारिश हो रही हो, तथा सूर्य पीठ पीछे हो। सूर्य क्या हो? पीठ पीछे हो। दो कंडीशन है, ये तो कंडीशन है। दोनों कंडीशन फुलफिल हुई तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? इंद्रधनुष बन जाएगा। तो इंद्रधनुष बनने के लिए दो ही कंडीशन है। क्या क्या कंडीशन है? कि एक तो जिधर तुम्हारी आंख है यानी तुम्हारे सामने बारिश हो रही हो, पीठ पीछे सूर्य चमक रहा हो। और दूसरी कंडीशन क्या है? आसमान में एक तरफ सूर्य चमक रहा हो और दूसरे भाग की तरफ क्या हो रही हो? बारिश हो रही हो। और इंद्रधनुष बनने के लिए प्रकाश की तीन तीन घटनाएं एक साथ होती हैं: अपवर्तन, विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्लियर है बात? तो हमारा इंद्रधनुष बन जाएगा। अब देखो प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या देखो? प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन कैसे होता है? हम लोग जानते हैं कि हमारे पृथ्वी के जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं, पृथ्वी से जितने अलग अलग डिस्टेंस पे तुमने देखा होगा अलग अलग प्रकार की वायुमंडल होते हैं। कहीं समताप मंडल है, कहीं पे क्षोभ मंडल है, कहीं पे ओजोन परत है। ऐसे करके कहने का मतलब क्या है? जैसे जैसे तुम पृथ्वी से दूर जाओगे तुम्हारे वायुमंडल बदलते हैं, और अलग अलग वायुमंडल में अलग अलग प्रकार की क्या है? गैसें हैं, अलग अलग प्रकार के धूल के कण हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार की वायु है, अलग अलग ताप है। इस प्रकार क्या होता है? जब भी कोई प्रकाश की किरण आती है उसका प्रकीर्णन होता है। कैसे होता है? जब कोई प्रकाश धूल, मिट्टी या गैस के किसी कणों के ऊपर पड़ता है तो वो गैस, धूल, मिट्टी के जो कण है, जो परत है, उस प्रकार को अवशोषित कर लेती है, और फिर क्या करती है? उसको चारों दिशाओं में फैला देती है। इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। कैसे हो रहा है? जैसे ऐसे धूल के कणों में कोई प्रकाश ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, वैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, इसके ऊपर पड़ा और इसने क्या किया? उस पूरे प्रकाश को अवशोषित किया, और यहाँ पे एक तरह से क्या कर दिया? इसको फैला दिया। क्लियर है बात? सेम डेंसिटी से। इसे बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। अब सुनो, लिख लो परिभाषा। धूल
और ऐसा नहीं है कि प्रकाश का प्रकीर्णन सिर्फ हमारे पृथ्वी के हर जगह होता है, हमारे आसपास भी धूल मिट्टी के कणों से प्रकाश का क्या होता रहता है, प्रकीर्णन होता रहता है, प्रकाश फैलता रहता है। ठीक है, तो धूल मिट्टी गैस इत्यादि के कणों के द्वारा, इत्यादि कणों के द्वारा प्रकाश को अवशोषित कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है तथा फिर समान रूप से प्रकाश चारों दिशाओं में बिखर जाता है। ठीक है, बिखर जाता है। प्रकाश की इस घटना को, प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्लियर है बात? प्रकाश का प्रकीर्णन कैसे कहते हैं कि जो हमारा प्रकाश होता है धूल इत्यादि के कणों के द्वारा सोख लिया जाता है, फिर उसको चारों दिशाओं में छोड़ दिया जाता है, इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, अब देखो हमें आसमान नीला क्यों दिखाई देता है। हम जानते हैं कि जो तरंग दैर्घ्य होती हैं, दृश्य तरंग दैर्घ्य, वो लगभग 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती हैं। अलग अलग तरंग होती हैं, अल्फा रेज भी हैं, बीटा रेज भी हैं, एक्स रेज हैं, ठीक है, रेडियो तरंगधर्मी तरंगें हैं, इस प्रकार बहुत सारी तरंगें हैं। हमारे आसपास भी देख लो कितनी सारी तरंगें टहल रही हैं, मोबाइल चल रहा है, नेट चल रहा है, तो ये सब तरंगों के द्वारा ही तो डेटा आ रहा है। लेकिन तब भी हम लोग उन तरंगों को देख पा रहे हैं क्या? नहीं सुन पा रहे हैं, ना देख पा रहे हैं ना ही सुन पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो वैरी नहीं करती हैं, हमारी ज्ञानेंद्रियों के लिए सुग्राही नहीं होती। क्या नहीं होती हैं? सुग्राही। अब ये सुग्राही शब्द क्यों आया है, इस बात को हम बताते हैं। देखो, जब भी प्रकाश फैलता है तो जिस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है वो प्रकाश क्या होता है? बहुत तेजी से, यानी सबसे ज्यादा फैलता है। अब जैसे प्रकाश आया और सब चारों तरफ कौन सा प्रकाश फैल जाएगा? ऊपर की तरफ जो प्रकाश क्या होगा, जिसकी तरंग दैर्घ्य कम होगी। अब जैसे विब की ओर में VIVGYOR, विब की ओर में वायलेट और इंडिगो तो लगभग एक ही सेम ही कलर है, और ब्लू क्या है? थोड़ा अलग कलर है। तो वायलेट इंडिगो सबसे ज्यादा फैलेगा, सबसे ज्यादा फैलेगा। उसके बावजूद भी क्या हमें जो हमारा आसमान है वो हमें वायलेट और इंडिगो यानी दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि जो हमारी आंखें हैं एक अमूल्य ज्ञानेंद्री है, उसके बावजूद भी जो वायलेट और इंडिगो की तरंग दैर्घ्य है हमारी आंखों के लिए कम सुग्राही है। यानी हमारी आंखें उसके लिए क्या हैं? उतनी ज़्यादा कैपेबल नहीं है कि वायलेट इंडिगो को उस तरीके से देख पाएँ। इसीलिए आसमान में फैला है, बैगनी वायलेट सबसे ज़्यादा फैला है, उसके बावजूद भी हमें नहीं दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि हमारी आंखें क्या नहीं, उसके लिए सुग्राही नहीं। इसीलिए ब्लू कलर के लिए यानी नीले कलर के लिए क्या है? हमारी आंखें सुग्राही हैं, इसीलिए हमें आसमान में नीला कलर दिखाई देता है। अब नीला कलर भी अच्छा खासा फैलता है। क्यों? क्योंकि और 4 कलरों से तो इसकी क्या है? ज़्यादा ही, इससे इसकी कम ही है तरंग दैर्घ्य, इसीलिए ये क्या होगा? और ज़्यादा फैलेगा। क्लियर है बात? तो ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं रैले का प्रकीर्णन का नियम। किसका? रैले का प्रकीर्णन का नियम। रैले का प्रकीर्णन का नियम क्या होता है? रैले ने बताया कि जो प्रकीर्णन होता है, अगर प्रकीर्णन को तुम I मान लो, प्रकीर्णन को क्या मान लो? I मान लो, तो जो प्रकीर्णन होता है वो
किसी भी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो भी हमारा प्रकीर्णन होता है वो किसी भी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती, समानुपाती नहीं, यानी डायरेक्टली 1/, लैम्डा की घात 4। बस यही हमारा रैले का क्या है, प्रकीर्णन का नियम है। तो क्या लिखोगे, रैले के प्रकीर्णन नियम के अनुसार, रैले किसी वैज्ञानिक का नाम है, रैले के प्रकीर्णन नियम के अनुसार प्रकाश का प्रकीर्णन प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर है बात। अब हम लोगों का ये क्या हुआ, प्रकाश ऑप्टिक्स क्या हुई, खत्म हुई। रैले का नियम क्या है, रैले का नियम है कि जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है वो उस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/, लैम्डा की घात 4। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोगों का ऑप्टिक्स में, अगर वैसे देखोगे तुम लोग एनसीईआरटी में देखोगे तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी हमारा क्या है, पहला ही चैप्टर है। तो देख लेते हैं पहला ही चैप्टर। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रकाशिक यंत्र। क्या करते हैं, प्रकाशिक यंत्र। प्रकाशिक यंत्र, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। क्लियर है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, सुनो। जब हम लोगों को कुछ ऐसी वस्तु हो जो बहुत दूर हो या दिखाई ना दे रही हो, या बहुत छोटी हो या बहुत बड़ी हो, इस प्रकार की वस्तुओं के लिए हम लोगों ने क्या किया, कुछ उपकरण बनाए, कुछ प्रकाशिक उपकरण बनाए जो कि हमारी आंख से क्या हो, देखने के लिए योग्य हो। जब कोई चीज़ बहुत छोटी है, उसका हमें गहन अध्ययन करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसा यंत्र बनाएंगे जिससे उसका बड़ा प्रतिबिंब हो जाए, उस प्रतिबिंब का अध्ययन कर लेंगे तो उसी वस्तु का अध्ययन हो गया। तुम लोगों ने देखा होगा जो सुनार लोग होते हैं, ऐसे करके एक लेंस लगाए रहते हैं, उसमें घुसे रहते हैं। डॉक्टर्स लोगों को देखा होगा, जहाँ जांच होती है लैब में, वहाँ पे माइक्रोस्कोप रखा रहता है। जब भी हम लोग देखते हैं तारामंडल जाते हैं, चंद्र ग्रहण वगैरह देखते हैं, तो किससे, दूरबीन से देखते हैं। ठीक है ना। इसी प्रकार टेलीस्कोप होता है, टेलीस्कोप से देखते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोप तो हम लोग जानते हैं, मिनिमम सी चीज़ों को देखते हैं। अर्थात ये सब क्या है हमारे, ये सब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यानी प्रकाशिक यंत्र हैं। तो प्रकाशिक यंत्र क्या करता है, वस्तुओं के गहन अध्ययन के लिए बनाए गए प्रकाशिक यंत्र, यानी बनाए गए प्रकाश की घटनाओं के ऊपर आधारित बनाए गए प्रकाशिक यंत्र, जो कि हमें वस्तुओं के गहन अध्ययन के लिए जरूरी होते हैं, या वस्तुओं का गहन अध्ययन करवाते हैं। किससे, उनकी क्रियाविधि क्या होती है, वो उनका प्रतिबिंब बनाते हैं, चाहे वो आभासी हो चाहे वो वास्तविक हो। छोटी वस्तु है उसका बड़ा बना देंगे, दूर वस्तु है उसका प्रतिबिंब पास बना देंगे। ठीक है, बड़ी वस्तु है उसका प्रतिबिंब छोटा बना देंगे। तो ये सब क्या करते हैं काम, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रकाश की घटनाओं पर आधारित यंत्र प्रकाशिक यंत्र कहलाते हैं। प्रकाशिक यंत्र कहलाते हैं। हमारी आंख भी क्या है, एक अमूल्य प्रकाशिक यंत्र है। हमारी आंख भी क्या है, एक बहुत अच्छी प्रकाशिक यंत्र है। लेकिन आंख हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ ली है, इसलिए यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सूक्ष्मदर्शी से। किससे करेंगे, सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, सूक्ष्मदर्शी छोटी या बहुत छोटी वस्तुओं को
दिखाता है, छोटी या बहुत छोटी, क्या है? ऐसा प्रकाशिक यंत्र, ऐसा प्रकाशिक यंत्र जो छोटी और बहुत छोटी, बहुत छोटी, बहुत छोटी में हम लोग बोल सकते हैं सूक्ष्म, क्या? सूक्ष्म वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब बनाकर, बड़ा प्रतिबिंब बनाकर स्पष्ट स्पष्ट दिखाता है, स्पष्ट दिखाता है। ठीक है, एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र जो छोटी वस्तुएं तथा अति छोटी यानी बहुत छोटी सूक्ष्म वस्तुओं का प्रतिबिंब बनाकर स्पष्ट दिखाता है। अब यहाँ पे हमने दो शब्द ले लिए, एक तो ले लिया छोटा, एक ले लिया बहुत छोटा। क्यों लिया, इसको समझना पड़ेगा। उससे समझने के लिए हमारे जो सूक्ष्मदर्शी होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो, पहला और दूसरा। जो पहला होता है वो होता है सरल सूक्ष्मदर्शी। कैसा होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी। और एक कैसा होता है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। क्लियर है बात? एक होता है सरल, एक होता है संयुक्त। सूक्ष्मदर्शी को हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोप बोलते हैं। तो सरल सूक्ष्मदर्शी को क्या बोल देंगे? सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है। और संयुक्त को क्या बोल देंगे? कंपाउंड। क्या बोल देंगे? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, माइक्रोस्कोप। सबसे पहले आज हम लोग जो अध्ययन करेंगे वो करेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी का, फिर कल कर लेंगे किसका? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है? सिंपल सूक्ष्मदर्शी। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेटा लिख लो, जो कि यहीं पे लिखना है, यहाँ पे लिख लो, वरना जो इसमें यूज आने वाला है उसको लिख लो। पहला डेटा जो कि तुम्हारा पहले के क्लासों में हो गया है लेकिन तुम्हें नहीं आता होगा, इसके लिए जरूरी है। सबसे पहले क्या है? स्पष्ट दृष्टि की, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है, सेंटीमीटर होती है, जिसे डी से प्रदर्शित करते हैं, डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। और हम लोग अपना लेंस सूत्र तो जानते ही है, 1/v - 1/u बराबर 1/f। और एक लेंस सूत्र को भी हम लोग याद रखेंगे। क्लियर है बात? चलो ठीक है, क्लियर है बात। अब देखो दर्शन कोण, दर्शन कोण के बारे में जानते हैं कि दर्शन कोण क्या होता है। किसी भी वस्तु के द्वारा आंख पर बनाया गया अधिकतम, किसी भी वस्तु के द्वारा, और वो वस्तु कहाँ पर रखी है? वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी है। जब कोई वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी है तो उसके द्वारा आंख पर बनाया गया अधिकतम कोण क्या कहलाता है? हमारा दर्शन कोण कहलाता है। यानी इस प्रकार देखो, ये कोई तुम्हारी क्या है? आंख है। अब आंख में भी तो उत्तल ही लेंस होता है, उत्तल लेंस ही बना दो। आंख में क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। अब कोई वस्तु यहाँ पे डी दूरी पर रखी है और यहाँ पे वस्तु रखी है, तो इसके द्वारा इस पे अंतरित अधिकतम कोण कितना हो जाएगा? इसको हम लोग मान लेते हैं बीटा, मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? बीटा। ठीक है। तो ये क्या है? दर्शन कोण है, जिसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
क्लियर है बात। अब अगर वस्तु h हाइट की है, कितनी हाइट की है, h हाइट की, और d क्या है, न्यूनतम दूरी, तो जो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, वैसे तो tan बीटा बराबर h अपॉन डी होगा, लेकिन ये छोटा है तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, h अपॉन डी। क्लियर है बात, h अपॉन डी। ठीक है, अब चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी होता क्या है, तुम लोगों ने अपनी व्यावहारिक लैंग्वेज में देखा होगा कि कभी कभी तुम लोग देखते थे ना कि ऐसे करके कुछ बना होता था, देखो ऐसे ऐसे एक प्लास्टिक का फ्रेम होता था, इस फ्रेम में एक लेंस होता था, और इस प्रकार कुछ उसको पकड़ने के लिए यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे लगा रहता था, हैंडल लगा रहता था। मान लो ऐसे हैंडल लगा रहता था, ऐसे क्या लगा रहता था, हैंडल पकड़ने के लिए, ठीक है ना, ऐसे ही बना रहता था सूक्ष्मदर्शी। प्लास्टिक के एक कुछ अलग, प्लास्टिक में लकड़ी का भी फ्रेम हो सकता है प्लास्टिक का, इसमें एक उत्तल लेंस होता था सिंपली बस, और उसको ऐसे तुम लोग देखते थे किताब में तो जो अक्षर होते थे बड़े बड़े दिखाई देने लगते थे। तो यही क्या है, हमारा सिंपल सूक्ष्मदर्शी है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, अब कहोगे माइक्रोस्कोप है तो वो मशीन, वो हमारा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है। जो मशीन होती है ना जिसमें हम लोग कुछ भी देखते हैं बहुत छोटी छोटी चीज़ों को, तो वो क्या होता है, हमारा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है। अब देखो संरचना, सबसे पहले हम लोग देखेंगे संरचना, फिर देखेंगे क्या, सिद्धांत, सिद्धांत, फिर क्या देखेंगे, क्रिया विधि। क्या देखेंगे, क्रिया विधि। और क्रिया विधि के बाद हम लोगों को देखना है आवर्धन, आवर्धन क्षमता। ठीक है बात। तो देखते हैं संरचना। संरचना क्या होती है, आप लोग लिख लोगे, हम बोल रहे हैं। संरचना होती है किसी कुचालक प्लास्टिक या लकड़ी के फ्रेम में एक उत्तल लेंस का रखा होना, वही क्या है, इसकी संरचना है। ठीक है, किसी कुचालक, कुचालक या लकड़ी के फ्रेम में उत्तल लेंस का कसा होना। क्लियर है बात, चलो ठीक है। अब देखो सिद्धांत क्या है। सिद्धांत है जब कोई वस्तु, क्या है सिद्धांत, जब कोई वस्तु प्रकाशिक केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में होती है तो उसका सीधा तथा स्पष्ट प्रतिबिंब तथा वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है वस्तु के पीछे। देखो ये क्या है, हमारा उत्तल लेंस है, ये क्या है, फोकस बिंदु है, ये क्या है, प्रकाशिक केंद्र है यानी पी है। यहाँ कोई वस्तु रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, एक प्रकाशिक किरण ऐसे निकल जाती है और एक प्रकाशिक किरण ऐसे निकल जाती है। पीछे की तरफ कहीं पे क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, यहाँ कहीं पे बनता है। अब ये प्रतिबिंब देखो वस्तु से बड़ा भी है और कैसा है, सीधा भी है। तो सिद्धांत यही है। सिद्धांत क्या है, जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस बिंदु के मध्य, इसको बहुत ही जल्द क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, इस वाले बोर्ड को चेंज कर देंगे। क्यों, लिखते समय ये जो चौक जा रही है ना, तो ये बहुत ज़्यादा एलर्जी क्रिएट कर रही है, वो पढ़ाने में डिस्टर्ब भी कर रही है, तो इसको बहुत जल्दी ही चेंज करेंगे, एक बड़ा सा व्हाइट बोर्ड लगाएंगे। ठीक है, तो जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस बिंदु के मध्य रखी हो तो उसका बड़ा तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है। अब वो सारा आभासी बनता है, हमें आभासी और वास्तविक से लेना देना ही नहीं है, हमें तो प्रतिबिंब देखना है, जिस वस्तु का देखना है उसका बड़ा प्रतिबिंब देखना है, आंखों से देखना है तो वो दिख जाएगा। क्लियर है बात। तो जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस बिंदु के बीच में रखी होती है तो उसका बड़ा तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है। कहाँ बनता है, वस्तु के पीछे बनता है। ठीक है, ठीक है।
क्रिया विधि क्या होगी? क्रिया विधि को समझने के लिए तुम्हें चित्र बनाना पड़ता है, जो कि तुम लोग जानते ही हो। वो क्रिया विधि तो लिखने में माहिर हो गए होगे हमारे हिसाब से। जैसे ये क्या है, कोई उत्तल लेंस है, ये प्रकाशिक केंद्र है P है, ये फोकस बिंदु है, यहाँ पे कोई वस्तु रखी है जिसे हम A और B के नाम से बोल रहे हैं। तो इसका जो प्रतिबिंब बन गया, ऐसे पीछे की तरफ कहीं पे प्रतिबिंब ऐसे यहाँ पे बन गया। इस वस्तु को क्या बोले दे रहे हैं? A डैश और B डैश बोले दे रहे हैं। प्रतिबिंब है ना ये, इस वस्तु का क्या है? ये प्रतिबिंब है। तो क्रिया विधि कैसे लिखोगे? क्रिया विधि लिखोगे कि AB वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के पीछे, वस्तु के पीछे A डैश B डैश बनेगा, A डैश B डैश बनेगा, जो कि वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा तथा आभासी होगा तथा सीधा होगा। कैसा होगा? सीधा होगा। और खत्म है बात। ठीक है, यही क्या है? क्रिया विधि है। अब देखो मेन चीज अब आती है, हमें प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई दे। इसके लिए प्रतिबिंब का स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बनना क्या है? बहुत अति आवश्यक है। स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी पे बनना क्या है? ये क्या है? वस्तु की हाइट अगर h है, क्या है? वस्तु की हाइट h। आंख क्या है? जस्ट अगर इससे चिपकी हुई है, आंख क्या है? जस्ट इससे चिपकी हुई है। तो इस वस्तु के द्वारा इस लेंस के ऊपर अगर अल्फा कोण बन रहा है, कितना बन रहा है? अल्फा कोण। अब एक बात समझना, इस वस्तु से लेंस के ऊपर अल्फा बन रहा है, तो जस्ट लेंस के इधर भी आंख चिपकी ही है, तो आंख के ऊपर भी उतना ही कोण बन रहा है, यानी आंख के ऊपर सेम सी बात है। और अगर आंख दूर भी है तब भी क्या है? उतना ही कोण अंतरित होगा। जो लेंस पे कोण अंतरित होगा वही व्यक्ति की आंख के ऊपर भी अंतरित होगा। तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा? अल्फा बराबर देखो, अल्फा बराबर अगर तुम देखोगे तो h अपॉन और वस्तु से प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी u, h अपॉन u। किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत नहीं। अब जब हम लोग आवर्धन क्षमता की बात करें, आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता, तो आवर्धन क्षमता क्या होती है? प्रतिबिंब के द्वारा, एक बात देखना, ये वाली प्रकाश किरण यानी प्रतिबिंब के द्वारा भी तो अल्फा ही कोण बन रहा है। तो प्रतिबिंब के द्वारा प्रकाशिक यंत्र के, देखो जब प्रकाशिक यंत्र लगा हो तो उसके प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बना कोण, और जब वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी हो तो उसके द्वारा आंख पर बना अधिकतम कोण का अनुपात क्या होता है? आवर्धन क्षमता कहलाता है। यानी सीधी सी बात कहें आवर्धन क्षमता तो अल्फा अपॉन बीटा को कहते हैं। आवर्धन क्षमता कैसे कहते हैं? अल्फा अपॉन बीटा। यानी प्रकाशिक केंद्र जब, यानी प्रकाशिक केंद्र यानी जब लगा हुआ है, जब सूक्ष्मदर्शी लगा हुआ है, उस समय प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बना कोण, तथा जब प्रकाशिक केंद्र नहीं लगा है उस समय वस्तु जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी है तो आंख पर बना अधिकतम कोण, इन दोनों कोणों के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन क्षमता कहते हैं। अल्फा अपॉन बीटा के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो लिख लो, अल्फा तथा बीटा के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्धन क्षमता कहते हैं। ठीक है, अब अल्फा और बीटा का मान रख देंगे और हमको क्या मिलेगा? आवर्धन क्षमता मिलेगी। अल्फा का मान क्या है? अल्फा का मान हम लोगों ने देखा है h अपॉन यू। क्या है? h अपॉन यू। और बीटा का मान क्या है? बीटा का मान था h अपॉन डी। देख लो, h अपॉन यू इंटू में क्या हो जाएगा? d अपॉन h। h से h कैंसिल, क्या आ गया? d बटे u आ गया। m का मान, अभी ये रियल m का मान नहीं निकला है,
यानी आवर्धन क्षमता m का मान क्या आ गया, d/u। एक तरह से सोचो कि ये आसान भाषा में तुम्हारे लिए क्या करवाया जा रहा है, डेरिवेशन करवाया जा रहा है। अभी ये क्या होगा, किताब में देखोगे तो बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। अल्फा बीटा में तुम्हें m बराबर d/u आ गया। अब कभी भी देखोगे कहोगे जब वस्तु कहाँ है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे है, तब तो तुम बोल रहे हो कि क्या है, m बराबर 1 + d/f है। और जब क्या है, प्रतिबिंब अनंत पे बन रहा है, तब क्या है, m बराबर d/f है। तो ये कैसे आ गया, तो ये डेरिवेशन का प्रोसेस है। अभी तो ये बीच में रुके हैं, m बराबर d/u आ गया तुम्हारा। अब देखो पहली कंडीशन, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बनेगा तो हमारी आंख को स्पष्ट दिखाई देगा। तो हम लोग देख लेते हैं, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे होगा तो देखो क्या होगा, 1/v - 1/u। प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर होगा तो क्या होगा, देखो m बराबर हम लोगों का होता है d/u। अभी निकालें, m बराबर d/u। अब देखना, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की, यानी v बराबर क्या लेना है, -d लेना है, और u बराबर तो -u तो हमारा होता ही है। और इसको लेंस सूत्र में लगाएंगे तो क्या हो जाता है, 1/v - 1/u बराबर 1/f। उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है तो v की जगह पर रखोगे d, क्या रखोगे, -d, तो -1/d, और -u रखोगे तो माइनस प्लस 1/u बराबर 1/f। तो जब 1/u का मान निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 1/f, और 1/d माइनस वाला इधर जाएगा तो प्लस 1/d हो जाएगा। तो 1/u कितना आ गया, f और d का एलसीएम लिए तो कितना आ गया, fd आ गया। f का भाग दिए तो आ गया d, और क्या आ गया, प्लस d का दिए तो f। ये 1/u का मान आ गया, कितना का आ गया, 1/u का। 1/u का मान तुम्हें किस में रखना है, m बराबर 1/du में रखना है। तो क्या होता है, m बराबर d इंटू 1/u ही तो होता है, बराबर d इंटू में क्या करोगे, d + f/fd। ये d से d क्या हुआ, कैंसिल हुआ, क्या आया तुम्हारा, m बराबर आ गया d/f प्लस f/f आएगा तो 1 आ जाएगा, यानी m बराबर आ गया 1 + d/f। ठीक है, तो m बराबर 1 + d/f। ये क्या आ गया तुम्हारा, आवर्धन क्षमता का मान आ गया जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर होगा। तो हमारी एक कंडीशन फुलफिल हो गई। और दूसरी कंडीशन देखो, जब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। और जब प्रतिबिंब अनंत पे बन रहा है सिंपल सूक्ष्म दृष्टि के द्वारा, तब भी वो तुम्हें क्या दिखाई देगा, बहुत स्पष्ट और बहुत क्लियर दिखाई देगा। ठीक है ना। अब जब प्रतिबिंब अनंत पे बनता है तो क्यों तुम्हें इतना बड़ा प्रतिबिंब चाहिए जिससे कि तुम्हें एकदम से वस्तु का कुछ एक एक पार्ट दिखाई दे, क्यों। जो तुमने देखा होगा सोनी लोग या जो बिल्कुल एकदम माइक्रो क्या करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं, उनको पूरी वस्तु को देखना ही नहीं है, वस्तु का कुछ कुछ हिस्सा देखना है, लेकिन वो कुछ हिस्सा एकदम बारीक तरीके से देखना है। तो वो माइक्रोस्कोप तो लिए नहीं रहते हैं, माइक्रोस्कोप ले लेंगे, कोई वस्तु जाएगी उसमें फिर वो हाथ भी ना लगा पाएंगे, लेकिन उन्हें सिंपल सूक्ष्मदर्शी ही लेना है जिससे वो क्या करते रहें, काम करते रहें। इसलिए वो वस्तु को ऐसे इतने एंगल पे अपने सूक्ष्मदर्शी को रखते हैं कि वस्तु उसकी फोकस दूरी पे हो जाए और प्रतिबिंब अनंत पे बन जाए। और जब प्रतिबिंब अनंत पे बन जाएगा तो वो लोग क्या कर लेंगे, उसकी डिजाइनिंग कर लेंगे। इसीलिए हमें आवर्धन क्षमता निकालनी है जब प्रतिबिंब कहाँ बने, अनंत पर बने। तो देखो ये वाला फॉर्मूला तुम लोग नोट कर लेना, m बराबर 1 + d/f कैसे आया है, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर होगा। अब देखना, जब प्रतिबिंब अनंत पर हो, कहाँ हो, अनंत पर हो,
देखना, ये तो हम लोग जानते हैं m बराबर d बटे u। लेंस सूत्र लगाएंगे तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। यहाँ पे v बराबर क्या है, इन्फिनिटी है, और u बराबर तो हमेशा ही माइनस u होता है। क्लियर है बात। जब इसको v का मान इन्फिनिटी रखोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस और माइनस रखोगे तो +1/u बराबर क्या आ जाएगा, 1/f आ जाएगा। यहाँ से तुम्हें क्या मिला, u बराबर f मिल गया। क्या मिल गया, u बराबर f। जब u बराबर f मिल गया तो सिंपली इस फॉर्मूले में रखो f का मान m बराबर d बटे f क्या आ गया, तुम्हारी आवर्धन क्षमता आ गई। तो जब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो जो आवर्धन क्षमता रहेगी वो d बटे f आ जाएगी। इस प्रकार हम लोगों ने क्या किया, सिंपल सूक्ष्मदर्शी किया। सिंपल सूक्ष्मदर्शी कुछ नहीं था, बस उत्तल लेंस के ऊपर आधारित था। उत्तल लेंस में जो सिद्धांत था उसका सिंपल सूक्ष्मदर्शी का, वो ये था कि जब वस्तु फोकस और प्रकाशिक केंद्र के मध्य में होती है तो क्या होता है, ये हमारी उत्तल लेंस से जब हम लोग प्रतिबिंब पढ़ रहे थे तो छठवीं स्थिति को पढ़ा था कि जब वस्तु फोकस दूरी तथा प्रकाशिक केंद्र के मध्य होती है तो उसका प्रतिबिंब जस्ट पीछे बनता है वस्तु के, वस्तु से बड़ा, आभासी तथा सीधा। तो वो उसी सिद्धांत के ऊपर काम कर रहा है। जब वस्तु अनंत पे है, 2 फॉर्मूले ओनली आए हैं, 2 फॉर्मूले क्या, 3 फॉर्मूले मान लो। एक हमारा दर्शन कोण मान लो। दर्शन कोण क्या है, जब वस्तु को हम लोग अपनी आंख से d दूरी पे रख देंगे तो उसके द्वारा आंख पर अंतरित अधिकतम कोण क्या होता है, दर्शन कोण होता है, जिसे हम लोग बीटा के नाम से दिए हैं। अल्फा तो कुछ नहीं है, अल्फा तो क्या है, वस्तु है, और अल्फा किसका, लेंस के ऊपर ही बन रहा है, लेकिन फिर भी उसमें वस्तु कहा गया है। और प्रतिबिंब और वस्तु से एक ही कोण बन रहा है। क्यों, क्योंकि प्रतिबिंब आभासी बन रहा है, वही प्रकाश विकिरण आ रही है लेंस पे गिर रही है, वो वस्तु की भी गिर रही है। इसीलिए हम लोगों ने h/u किया था उसे, अल्फा बराबर h/u क्यों किया था, क्योंकि वस्तु और u वही सिंपल सेम वाला कोण था। तो हम लोग जान गए, तो अल्फा का तो कोई यूज है नहीं, वो तो सिर्फ हमारे डेरिवेशन के लिए यूज था। 3 फॉर्मूले निकल के आए। दर्शन कोण, जब वस्तु लेंस से यानी उत्तल लेंस या हमारी आंख से जब d दूरी पर रखी हुई है तो उस वस्तु के द्वारा हमारी आंख पर अधिकतम कोण। पहला फॉर्मूला है क्या है, बीटा बराबर बीटा बराबर h/d, बीटा बराबर h/d। और दूसरा फॉर्मूला क्या है, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तो आवर्धन क्षमता m बराबर 1 + d/f। और तीसरा क्या है, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने तो m बराबर d/f। क्लियर है बात। तो बस आज के लेक्चर की करते हैं यहीं पे समाप्ति। मिलते हैं कल संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के साथ, तब तक के लिए ओके बाय।